नियम को पढ़ना है। किरचॉफ का धारा वितरण का नियम क्या है? Kirchhoff's law of current distribution. What is Kirchhoff's law of current distribution? How many law of Kirchhoff's law of current distribution? मतलब किरचॉफ की धारा वितरण के संबंधित कितने नियम हैं? क्या नियम है धारा वितरण? मान लीजिए धारा वितरण किरचॉफ के नियम मुझे क्यों जरूरी? मान लीजिए बहुत सारे परिपथ में बहुत सारे वायर एक जगह कनेक्ट होते हैं, ठीक है। सपोज दैट आप ये मान लीजिए कोई जॉइंट है, पॉइंट है और यहाँ पे बहुत सारे वायर आते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे मान लीजिए करंट निकाल के बताना है, ठीक है, कि यहाँ पे आपको आई फाइंड करना है कि यहाँ पे जो पॉइंट है वहाँ पे धारा का टोटल जो सम है, योग है, वो क्या होगा, ठीक है। तो इसी के लिए मुझे क्या धारा के किरचॉफ ने धारा वितरण संबंधी दो नियम दिए, किरचॉफ का पहला नियम और दूसरा नियम, ठीक है। धारा वितरण संबंधी कितने नियम दिए गए? दो नियम दिए गए, ठीक है। पहला नियम, कितने नियम? दो नियम। किरचॉफ के धारा वितरण संबंधी कितने नियम? दो नियम। पहला नियम, प्रथम नियम, ठीक है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? धारा का नियम भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं धारा का नियम, ठीक है। और द्वितीय नियम, इसको हम बोलते हैं वोल्टता का नियम भी, वोल्टता का नियम। किसी बंद चार्ज नेटवर्क से संबंधित बहुत सारे वायर्स, बहुत सारे चालक तार एक अच्छा किसी पॉइंट पे मिलते हैं, तब हमें वहां पे जो टोटल सम ऑफ करंट होगा, वोल्टेज होगा, वो क्या होगा, कितना होगा, इसी चीज को बताने के लिए किरचॉफ ने 1842 में, रॉबर्ट किरचॉफ ने 1842 में दो नियम प्रस्तुत किए। पहले नियम को हम धारा के नियम से जानते हैं और दूसरा जो नियम उन्होंने दिया था उसे हम वोल्टा के नियम से जानते हैं, ठीक। तो धारा का नियम क्या होता है पहले हम ये जान लेते हैं। मतलब क्या? फर्स्ट लॉ, किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ ने अपने प्रथम नियम में कहा था कि किसी भी संधि पर मिलने वाली, क्या, किसी भी संधि, सपोज दैट दिस इज जॉइंट, ठीक है, ये क्या है? जॉइंट है, ठीक है, एक संधि है। उन्होंने कहा था किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। उन्होंने क्या कहा था कि किसी भी परिपथ के संधि में मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मान लीजिए किसी भी विद्युत परिपथ के, सपोज दैट ये मैंने विद्युत परिपथ मान लिया, हमने मान लिया ये धारा I1 धारा संधि की ओर आ रही है, I2 धारा भी संधि की ओर आ रही है, I3 धारा संधि से दूर जा रही, I4 धारा भी संधि से दूर जा रही, I5 धारा संधि की ओर आ रही, I धारा I6 भी संधि की ओर जा रही, I7 दूर जा रही, I8 भी संधि की ओर आ रही, ठीक है। तो इन समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होगा, मतलब इन समस्त धाराओं का जो योग होगा, ठीक है, बीजगणितीय योग, अर्थात मैं लिख सकता हूँ समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 0। जितनी धाराएं हो सकती, n धाराएं हो सकती, सपोज दैट मैंने यहाँ पे 8 को वायर्स लिए थे, 8 को वायर लिए, 8 कंडक्टर मैंने धारा बताई, ठीक है। आप ये कंडक्टर भी ले सकते हो, बहुत बड़े बड़े परिपथों के लिए भी ये नियम होता है, ठीक है। यही बताने के लिए जिन्होंने नियम दिया था, सपोज दैट मैंने 8 के लिए लिया, समस्त धाराओं, समस्त मतलब n धाराएं हो सकती है, समेशन ऑफ I, ठीक है, मुझसे 3 धाराएं हो, क्योंकि हम यहाँ पे लिमिट इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि आपको हमने I1 धारा संधि की ओर जा रही, I2 धारा संधि की ओर आ रही, I3 धारा संधि से दूर जा रही, I4 भी संधि से दूर, मतलब I5 भी संधि की ओर, 6 भी संधि की ओर, 7 दूर, 8 संधि की ओर आ रही। मतलब समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय होगा, हमने यहाँ पे 8 धाराएं ली हैं, 8 कंडक्टर्स पे ली है, बहुत सारे कंडक्टर्स पे बहुत सारे करंट हो सकते हैं, पर उनका जो सम होगा, उनका जो रिजल्टेंट होगा, वो बीजगणितीय योग होगा, वो क्या होगा? 0 होगा।
अब क्योंकि यहाँ पे n करेंट्स हो सकते हैं इसलिए समेशन ऑफ i इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। मतलब क्या कि किसी भी परिपथ के संघ की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। ठीक है, संघ क्या धाराओं का, समस्त धाराओं का मिलने वाली जितनी बस धाराएं यहाँ पे सारी संघ की ओर मिल रही हैं, तो समस्त धाराओं का योग होगा, बीजगणितीय योग होगा, वो कितना होगा 0। अब आपको इक्वेशन कैसे बताना है कि जो धाराएं संध की ओर जाती हैं वो पॉजिटिव और जो संध से दूर जाती हैं वो निगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो तो I1 धारा संध की ओर आ रही है तो मैं लिखूंगा I1, ठीक है, पॉजिटिव लिखूंगा I1। फिर आप देख लो I2 धारा संध की ओर जा रही है तो प्लस I2, क्योंकि I2 संध की ओर आ रही है इसलिए पॉजिटिव। फिर I3 जो धारा है वो संध से दूर जा रही है, जो धाराएं दूर जाती है वो निगेटिव, यहाँ पे हो जाएगा माइनस I3। फिर आप देख लो I4 धारा भी संध से दूर जा रही है मतलब निगेटिव, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस I4। इसी प्रकार आप देख लो I5 धारा संध की ओर जा रही तो पॉजिटिव I5। ठीक है, यहाँ पे अब आप यहाँ पे देख लो I5 जो कि संध की ओर जा रही तो पॉजिटिव। I6 जो धारा है वो संध की ओर जा रही तो फिर से इसको मैं क्या लिखूंगा प्लस I6। अब आप देखो 7 दूर जा रही तो माइनस I7, फिर संध की ओर 8 आ रही तो प्लस I8 इक्वल टू 0। तो मैं क्या लिख सकता हूँ I1 प्लस I2 प्लस I5 प्लस I6 प्लस I8 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I7। हमने क्या किया कि जो इधर जो निगेटिव थे तो उधर हम ले जाएंगे तो पॉजिटिव, ये इक्वेशन मेरा हो जाएगा। मतलब समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। यही क्या अपना कि आपका फर्स्ट नियम। फर्स्ट का मतलब क्या कि किसी भी परिपथ के संधि में मिलने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। ठीक है, हमने सर ये परिपथ बनाया और ये देख लिए समस्त धारा जो संधि की ओर आएंगी पॉजिटिव, संधि से दूर जाएंगी निगेटिव। अब आप देख लो दूसरा नियम, दूसरे नियम को हम क्या बोलते हैं वोल्टता का नियम। ठीक है, वो किसके लिए सही होता है, वो केवल बंद परिपथ के लिए होता है। ठीक है, बंद परिपथ में विद्युत वाहक बल जो रेजिस्टेंस होता है, करंट होता है, उसके लिए। मान लीजिए हमने एक बंद परिपथ ये ले लिया, ये एक बंद परिपथ हो गया। ठीक है, हमने मान लिया कि R1 रेजिस्टेंस, ये R2 रेजिस्टेंस, ये R3 R1 प्रतिरोध, R2 प्रतिरोध, R3 ये हो गया विद्युत वाहक बल E1, ये हो गया E2। और यहाँ पे जो धाराएं वो I1 प्लस I2 दोनों में फ्लो हो रही हैं, पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। ये करंट फ्लो डायरेक्शन हो गया। मान लीजिए हमने बोल दिया ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, या ऐसा भी लिख सकते हैं इनको A B C D, और लिख सकते हैं यहाँ पे क्या E और F। ठीक है, E और F। ये मान लीजिए एक बंद परिपथ। जो दूसरा नियम होता है वो बंद परिपथ के लिए होता है, बंद लूप के लिए होता है। ठीक है, इसलिए हमने बंद लूप बनाया। इसको हम क्या बोलते हैं वोल्टा का नियम। ये नियम क्या होता है कि किसी भी बंद परिपथ में, किसी भी बंद लूप में या बंद परिपथ में विद्युत बल का जो योग होता है, अर्थात विद्युत वाहक बल जो होते हैं उनका जो योग होता है, तो उस परिपथ में या उस परिपथ में के संगत धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के योग के बराबर होता है। ठीक है, मतलब आप क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं समेशन ऑफ ई, समस्त धाराओं का जो विद्युत वाहक बल है, विद्युत वाहक बल को हम इस प्रकार प्रदर्शित करें तो ई है, वो क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई आर। यदि मैं बोल दूं कि यहाँ पे I1 धारा फ्लो हो रही है, यहाँ पे I2 धारा फ्लो हो रही है। ठीक है, मतलब आपको क्या समझना है कि किसी भी बंद विद्युत परिपथ में, ये दूसरा नियम जो वोल्टा का नियम वो बंद विद्युत परिपथ के लिए होता है, तो किसी भी बंद विद्युत परिपथ में जो विद्युत वाहक बल होता है, क्या विद्युत वाहक बल का जो योग होता है, तो उस बंद परिपथ के संगत धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है। ये धारा और ये प्रतिरोध इनके गुणनफल के योग के बराबर होता है। गुणनफल यहाँ पे आपको समझना है, तो मतलब समेशन मतलब क्या होता है योग। ठीक है, योग के बराबर होता है। अच्छा, अब इससे रिलेटेड पहली बात क्या होती है कि जिस बिंदु से धारा
वामावर्त या दक्षिणावर्त दिशा में जाती है उसी बिंदु पे वापस पहुंचती है। सपोज दैट मैं बोलूं कि ए पॉइंट से लिया तो ए से बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू फिर ए, चाहे वो वामावर्त में जाए अदरवाइज दक्षिणावर्त में जाए, चाहे क्लॉकवाइज जाए, चाहे क्लॉकवाइज जाए या एंटी क्लॉकवाइज जाए, दोनों डायरेक्शन पे वही पॉइंट पे पहुंचती है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या होता है कि विद्युत वाहक बल यदि ऋणावेश से धनावेश की ओर जा रहा है तो पॉजिटिव, यदि धनावेश से ऋणावेश की ओर जा रहा है तो निगेटिव। तीसरी बात क्या होती है कि तीसरी बात आपको बताना है कि जब धारा की दिशा में चलते हैं तो परिपथ का जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध के गुणनफल को धनात्मक। ठीक है। क्या लिखेंगे आप कि जब धारा की दिशा में चलते हैं, धारा की दिशा में मान लीजिए हम I1 की दिशा में चले तो प्रतिरोध R1 इसके दिशा में यदि हम चल रहे हैं तो उसको हम पॉजिटिव लिखेंगे। अभी धारा की दिशा के अपोजिट चल रहे हैं तो उसको क्या लिखेंगे, निगेटिव। ठीक है। तो अब मैं पहले बंद परिपथ ए बी सी डी ए में देख रहा हूँ, ए बी सी डी ए में बंद परिपथ, क्योंकि बंद परिपथ के लिए नियम सत्य होता है ए बी सी डी ए। क्यों? क्योंकि हमने कहा पहला स्टेटमेंट कि हम जहां से चलते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज वहीं पे हम पहुंच जाते हैं। तो हम यहाँ से काउंट किए ए बी सी डी, फिर से ए पहुंच गए। तो अब आप यहाँ से देखो, हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो विद्युत वाहक बल होता है, क्या विद्युत वाहक बल होता है, यदि वो ऋण से धन की ओर जा रहा है तो पॉजिटिव होगा, अदरवाइज निगेटिव होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हो, पहले पे विद्युत वाहक बल E1, दूसरे पे क्या है E2। तो अब यहाँ से आप देखो तो हम ऋण से धन की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो इसको हम क्या लिखेंगे, E1। ठीक है, E1 पॉजिटिव। अब क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं कि इधर जा रहा है जबकि अपोजिट दिशा में आ रहा है, तो विद्युत वाहक बल हमारा धन से ऋण की ओर जा रहा है। ठीक है। तो जब धन से ऋण की ओर जा रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, निगेटिव E2 बराबर क्या हो जाएगा, जो विद्युत वाहक बल है वो क्या होता है कि धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे धारा क्या हो जाएगी, E1 पे आप देखो तो I1 डायरेक्शन पे आगे बढ़ रही, तो I1 और संगत प्रतिरोध R1, तो I1 R1। फिर यहाँ पे आप देख लो माइनस साइन क्यों, क्योंकि I2 की दिशा इधर है जबकि आगे इधर जा रहा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस I2 और उसका संगत प्रतिरोध क्या हो जाएगा R2। एक बार आप अच्छे से और देख लें इस नियम को, थोड़ा सा ये क्रिटिकल समझ में आता है पर बिल्कुल है नहीं ऐसा। ठीक है। क्या करना है कि द्वितीय नियम जो होता है वो बंद परिपथ के लिए होता है, उसको हम वोल्टा का नियम कहते हैं। नियम क्या होता है कि किसी भी बंद परिपथ में, किसी भी बंद परिपथ के जो विद्युत वाहक बल होता है तो समस्त विद्युत वाहक बल उस परिपथ के संगत बहने वाली धारा और प्रतिरोध के योगफल के, धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के तुल्य होता है। ठीक है। मतलब आप देख लो ये धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के तुल्य क्या होगा, विद्युत वाहक बल का योग, समेशन ऑफ ई समेशन ऑफ आई आर। मतलब धारा और प्रतिरोध के गुणनफलों का योग, धारा और प्रतिरोध के गुणनफलों का योग समस्त विद्युत वाहक बल के योगफल के बराबर होगा। ये हमारा क्या हो गया, लॉ। अब इससे संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या कि हम जहां से चलते हैं बंद परिपथ में, चाहे वामावर्त चले चाहे दक्षिणावर्त दिशा में चले, तो जहां से चलते हैं वहीं पे हम पहुंचते हैं। मतलब ए बी सी डी फिर हमने ए में पहुंचा। ठीक है। अब विद्युत वाहक बलों का निर्धारण कैसे, यदि विद्युत वाहक बल ऋण से धन ध्रुव के डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है तो हम उसको पॉजिटिव, और यदि वो धन से ऋण की ओर जा रहा है तो निगेटिव। तो आप यहाँ से देख लो, यहाँ पे जो इसका डायरेक्शन है वो निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव है तो हम उसको पॉजिटिव। अब यहाँ पे आप देखो तो पॉजिटिव से निगेटिव ऐसे जा रही है। ठीक है। तो इस कंडीशन में मैं क्या लिखूंगा, इसको निगेटिव लिखूंगा। तो E1 माइनस E2 इज इक्वल टू E1 का संगत प्रतिरोध I1 R1, फिर माइनस E2 का संगत प्रतिरोध क्या हो जाएगा I2 और I2। इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप बताएं कि जो सेकंड शेष पार्ट बचा, मतलब सेकंड बंद परिपथ क्या बचा, बी सी, या आप ऐसा बोल सकते हो BEFCB, जहां से चले वहीं पहुंच गए। तो हम लिखेंगे क्या कि द्वितीय बंद परिपथ तथा द्वितीय बंद परिपथ क्या, द्वितीय बंद परिपथ BEFCB में कौन से द्वितीय बंद परिपथ आप यहाँ देख लो, तथा बंद परिपथ BEFCB
ऐसा हमने क्यों लिखा? क्योंकि हम जहां से चले वहीं पे वापस हम पहुंच गए, ठीक है। जब उस कंडीशन में हम फिर से वापस पहुंच गए तो इस कंडीशन में हमारे पास केवल एक विद्युत वाहक बल है और वो क्या है? E2, ठीक है। तो जब हम E2 पे काउंट करें तो E2 बराबर क्या हो जाएगा आप देख लो। E2 समस्त, हमने क्या कहा नहीं होता समस्त विद्युत वाहक बल। तो जब इसमें हम जो है 2 विद्युत वाहक बल E2 थे और जब सेकेंड में आ रहा है तो हम यहाँ पे केवल क्या एक विद्युत वाहक बल, वो क्या है केवल और केवल E2। तो E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E2 इज इक्वल टू आप देख लें E2 मतलब ये ऋण से धन ध्रुव की ओर आगे बढ़ रहा है, मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा। जो इसका संगत प्रतिरोध धारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? I2 R2। अब आप देखो आगे चलो तो ये भी धारा दिशा में आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस केस को भी हम क्या लिखेंगे? पॉजिटिव लिखेंगे, ठीक है। जो पॉजिटिव लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस I1 प्लस I2, क्योंकि इस परिपथ में दो धारा है I1 और I2 दोनों का योग जा रहा है, ठीक है, इंटू R3, ठीक है। बात समझ में आई? I2 इक्वल टू I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3, ठीक है। अब आप देख लें समीकरण 1 और 2 की सहायता से आप I1 और I2 की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। I1 और I2 की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी समीकरण 1 और ये क्या हो गया? समीकरण नंबर 2। बात पता चली, यही होता है सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ में आपको क्या ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप यहाँ से सुन लें, देख लें एक बार। मैं फिर सेकेंड लॉ बता रहा हूँ। फर्स्ट लॉ सिंपल है, सेकेंड लॉ भी सिंपल है, पर एक बार आप समझ लें क्या कि किसी भी जो सेकेंड लॉ होता है बंद विद्युत परिपथ के लिए होता है, इसको वोल्टा का नियम कहते हैं। किसी भी बंद विद्युत परिपथ में समस्त विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग, क्या समस्त विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग उस बंद परिपथ के संगत धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के योग के बराबर होता है। समेशन ऑफ E इज इक्वल टू समेशन ऑफ IR। अब मुझे क्या पहला कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि जहां से हम धारा को प्रारंभ करते हैं किसी बंद परिपथ में, चाहे वामावर्त दिशा से जाए चाहे दक्षिणावर्त दिशा में जाए, फिर से वो वही पॉइंट पे पहुंचती। मतलब कि हम यहाँ से S चले तो A B C D फिर से A, तो हम बंद परिपथ A B C D A में लिए। अब विद्युत वाहक बल का निर्धारण कैसे करना है कि पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? तो जो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर आगे डायरेक्शन बढ़ रहा है, मतलब ऋण सिरे से धन सिरे की ओर जा रहा है तो पॉजिटिव होगा। अब यदि वो धन से ऋण की ओर जा रहा है तो कैसा हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो E1 माइनस E2 आप देख लें। तथा तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कॉन्सेप्ट है? तीसरा कि किसी भी विद्युत मतलब बंद परिपथ की जो धारा है वो क्या होती है? धारा की दिशा में यदि आगे बढ़े प्रतिरोध के गुणनफल धनात्मक होंगे, धारा और प्रतिरोध गुणनफल धनात्मक होगा। और यदि इसके अपोजिट जा रहे हैं धारा की दिशा में हम जाए तो धारा और प्रतिरोध के जो गुणनफल होगा वो पॉजिटिव होगा। जैसे देखो इसके लिए देख लो आप E2 के लिए, यहाँ पे हम आगे इस कंडीशन में बढ़ रहे हैं, फिर इस कंडीशन बढ़ रहे हैं, मतलब दिशा वही है कि मतलब धारा की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो इन दोनों का जो संगत प्रतिरोध होगा वो भी पॉजिटिव होगा। देख लो I2 R2 पॉजिटिव। अब यदि आप यहाँ पे काउंट करो इसके लिए, सपोज दैट यहाँ पे इसके लिए E2 कंडीशन से लिए आप चलो तो ये धारा ऐसे आ रही फिर ऐसे जाएगी फिर ऐसे जाएगी। पर इस कंडीशन में देखो ये इधर आ रही, जब इधर आ रही तो बहने वाली धारा के अपोजिट है, इसलिए हमने क्या किया? I2 R2, ठीक है। इन दोनों की सहायता से आप I1 और I2 की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। यही क्या है? फर्स्ट और सेकेंड लॉ, ठीक है।